गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। तो बच्चों, आज आपकी क्लास जो है भारतीय सम्राट अशोक के बारे में है। अशोक के विषय में आज हम स्टडी करेंगे। और अशोक जो है, आप ये जानते हैं, हमेशा चाहे पिछले 10 ईयर के यानी 10 साल के पिछले बैक ईयर के क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो अशोक से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चाहे यूपीएससी कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में भी मौर्य काल से अशोक के अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम अशोक के अभिलेखों पर ही पूरा फोकस करेंगे, अशोक के अभिलेख को ही डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी हम अशोक के राजनीतिक इतिहास या आर्थिक इतिहास या प्रशासन के संदर्भ में बात नहीं करेंगे। आज की हमारी जो पूरी क्लास है वो पूरी तरह डिपेंड है किस पे? अशोक के अभिलेखों पर, उनकी स्क्रिप्ट पे। तो आज की क्लास अशोक की स्क्रिप्ट पे है, ठीक, और पूरा फोकस हमारा अशोक के अभिलेखों पे होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अशोक के अभिलेखों को समझ ही नहीं पाते कि दीर्घ शिलालेख 14 है तो 14 का मतलब क्या है। ठीक, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी अशोक के अभिलेखों को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख या स्तंभ लेख या लघु स्तंभ लेख या गुहा लेख, इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है, 14 दीर्घ शिलालेख हैं क्या, उनको लगता है कि 14 स्थानों पर ये रखे गए हैं। तो आज ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में कम से कम मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी बच्चे लाइव हैं ये आज इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप अपने ग्रुप में शेयर करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे उम्मीद है आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि किसी भी तरीके से आपको मैं निराश नहीं करूंगा। ठीक है, आपको पूरी मैंने अशोक की स्क्रिप्ट को पूरी तरह आपको समझा दूंगा मैं, और कभी नहीं भूलेगा ये। ठीक है, गुलजार सिंह, सबको हमारी तरफ से गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे किसकी? अशोक की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किसकी? अशोक की। महान सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक। ठीक, अब देखिए, जब बात अशोक की आई तो अशोक के नाम की भी चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई अशोक के नाम कहाँ कहाँ पर किस तरीके से पाए गए हैं। उसके बाद हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर ये महान क्यों है। तो जब आप अभिलेखों को, जब इनकी स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस स्क्रिप्ट से, उन अभिलेखों से अशोक की महानता ऑटोमेटिक क्या होगी आपको पता चलेगी, क्योंकि अशोक के अभिलेखों से हम बहुत सारी जानकारियां अर्जित कर सकते हैं। जैसे अगर थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर दें, अगर आपसे कहा जाए कि अशोक के अभिलेखों से हम क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, या अशोक के अभिलेखों का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी मौर्य वंश में अशोक के अभिलेखों का महत्व बताइए, तो आप यहाँ पॉइंट में कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों से ही हम उसकी राजनैतिक नीतियाँ, हम उसके राजनैतिक नीति को समझ सकते हैं। अशोक के अभिलेखों से ही हम उसके राज्य विस्तार को जान सकते हैं, यानी उसका राज्य क्षेत्र कहाँ तक था, ये उसके अभिलेखों से ही जान सकते हैं। उसके अभिलेखों से लिपि का विकास हम जान सकते हैं, लिपि का विकास समझ सकते हैं, किन किन लिपियों का प्रचलन था, लिपि एवं भाषा का डेवलपमेंट। हम उसके राज्य के आर्थिक विकास एवं कर प्रशासन को जान सकते हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास एवं टैक्सेशन, आर्थिक विकास एवं कर व्यवस्था, इन दोनों को आप जान सकते हैं। आप जानते हैं रुम्निदेय अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। तो जो बच्चे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं वो इन पॉइंट को याद रखें कि अशोक के अभिलेख से, मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझें तो हमें अशोक के अभिलेखों से ये जानकारियाँ मिलती हैं। इसके बाद हम अशोक के अभिलेखों से उसकी फॉरेन पॉलिसी जान सकते हैं, विदेश नीति उसकी समझ सकते हैं, उसकी विदेश नीति समझ सकते हैं,
उसकी सांस्कृतिक नीतियों को हम जान सकते हैं, उसकी सांस्कृतिक नीति को हम जान सकते हैं, और इसी सांस्कृतिक नीति के अंतर्गत उसकी धम्म नीति आती है। ये धम्म नीति क्या थी, इस धम्म नीति के कारण अशोक महान कैसे बना, उसने धम्म नीति को क्यों अपनाया और ये थी क्या, ये सारी बातें हम जान सकते हैं। तो यानी ओवरऑल कहने का मतलब है कि अगर हम अशोक की स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं, यानी अशोक के अभिलेखों के द्वारा हम अशोक के राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था, धम्म नीति, सांस्कृतिक विकास, हर चीज को, उसके राज्य विस्तार तक को हम पूरी तरह क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये मेंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक की उपलब्धियों को उसके अभिलेखों के आधार पर दर्शाइए। तो आपको अगर ये 5, 6, 7 पॉइंट याद हैं तो आपको आंसर राइटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा इन पॉइंट को, और इस पॉइंट के आधार पर ही हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे। और जब हम अशोक के अभिलेखों की चर्चा करेंगे तो वहां पर आपको इन बातों को दिमाग में तुरंत ध्यान में लाना होगा कि किस अभिलेख से क्या पता चल रहा है, यानी कौन सा अभिलेख किस तरह राज्य विस्तार को बता रहा है, किस तरह से उसकी राजनीति पता चल रही, किस तरह से सांस्कृतिक नीतियों की जानकारी हो रही है, कैसे हमें उसकी धम्म नीति की जानकारी हो रही, धम्म नीति था क्या, यानी उसका धम्म क्या है, इसकी चर्चा भी की जाएगी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। फिर उसकी फॉरेन पॉलिसी देखी जाएगी, और सबसे बड़ी बात ये देखा जाएगा कि वर्तमान राजनीति में, यानी वर्तमान भारत, आज 21वीं सदी, दिनांक जो है, आज दिनांक कितना है, 21, यानी 20 मई 2020 तक अशोक की रिलेवेंसी क्या है, यानी चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे सांस्कृतिक नीतियां हैं, इन सब में अशोक की रिलेवेंसी क्या है। क्या अशोक आज भी जिंदा है? तो जिंदा है तो कैसे है? अशोक अगर महान है तो कैसे है? तो वर्तमान से अशोक को जोड़कर देखना भी बेहद जरूरी है। और ये यूपीएससी में इसी तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं बच्चों। यूपीएससी आपसे इसी तरह की उम्मीद करता है, इसी अप्रोच की उम्मीद करता है कि ये अप्रोच आपका होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम अशोक के नाम की चर्चा कर लेते हैं कि अशोक का नाम हमें कहां कहां दिखाई देता, फिर हम अशोक के अभिलेखों की चर्चा करते हैं। देखिए, अशोक के नाम की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम अशोक को ही देख लेते हैं कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है। तो कहा जाता है कि अशोक का नाम अशोक सबसे पहले हमें मास्की लघु शिलालेख में मिला है। मास्की शिलालेख में, ये लघु शिलालेख है, मास्की शिलालेख, मास्की में सबसे पहले है। फिर इसके बाद गुजर्रा, नेत्तूर, उदयगोलम, ये 4 लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक आता है। अब देखिए यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर ओवरऑल आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले अशोक का नाम कहां आया, तो सबसे पहले अशोक का नाम आया था किसमें? मास्की में। यानी सबसे पहले कहां पर अशोक का नाम अशोक पढ़ा गया, तो वह अभिलेख है मास्की, जिसमें अशोक का नाम सबसे पहले अशोक पढ़ा गया। ठीक। दूसरी चीज, एक चीज और जानिए, कहते इसी मास्की शिलालेख में अशोक का एक नाम और है, और वह है बुद्ध शाक्य। अशोक को एक और नाम दिया गया है बुद्ध शाक्य। वह नाम भी कहां पर है? इसी मास्की शिलालेख में है। किसमें है? इसी मास्की शिलालेख में है। अब देखिए अन्य नामों की चर्चा हम धीरे धीरे इसी तरह करेंगे। जैसे एक आपका पूछा जाता है कि किस पुराण से हमें मौर्यों की जानकारी मिलती है, तो वह पुराण है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में ही सबसे पहले हमें अशोक का नाम अशोक वर्धन दिखाई देता है। देखिए अशोक वर्धन, ये नाम अशोक का हमें कहां मिलता है? तो हमें ये नाम मिलता है विष्णु पुराण में। ये नाम हमें कहां मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक। इसके बाद मगधाधिराज का मतलब है मगध पर शासन करने वाला। तो मगध पर शासन करने वाला मगधाधिराज, ये नाम अशोक का मिलता है भाब्रू बैराट में। ये भाब्रू बैराट लघु शिलालेख है,
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु शिलालेख है बच्चों। ये वह लघु शिलालेख है जो बताता है कि अशोक बौद्ध धर्मावलंबी था। ये जयपुर में पड़ता है, राजस्थान के। ये कहाँ पड़ता है? जयपुर में पड़ता है, भाब्रू बैराट। इसी में बौद्ध त्रिरत्नों का उल्लेख भी हमें दिखाई देगा। इसी में बौद्ध त्रिरत्न यानी बुद्ध धम्म संघ, जिसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे त्रिरत्न वास्तव में जैन धर्म में है, लेकिन अगर बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात जब की जाती है तो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ है। ये तीनों को मिला के बौद्ध धर्म में इसको क्या कहा गया? त्रिरत्न कहा गया। वैसे ओवरऑल त्रिरत्न की संकल्पना बच्चों कहाँ की है? जैन धर्म की है। ठीक, त्रिरत्न की संकल्पना जैन धर्म में है। इसके बाद देखिए, कहा जाता है कि महाराजकुमार अशोक को कहा गया कहां पर? पनगुरिया अभिलेख में। महाराजकुमार अशोक को कहा गया पनगुरिया अभिलेख में। पनगुरिया अभिलेख ये कर्नाटक में है। पनगुरिया अभिलेख में। इसके बाद फिर एक नाम आता है इसका, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी नाम इसका आता है 13वें शिलालेख में। 13वें दीर्घ शिलालेख। 13वां दीर्घ शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 13वां दीर्घ शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको याद होगा कलिंग विजय का उल्लेख आता है। इसी में कलिंग विजय का उल्लेख आता है। फिर एक और नाम है प्रियदर्शी से, जिसका कहते हैं ना कि प्रियदर्शी राजा। प्रियदर्शी राजा एक अलग नाम है, वो प्रियदर्शी राजा। तो प्रियदर्शी राजा इसका नाम आता है बराबर गुहा अभिलेख में। प्रियदर्शी राजा ये नाम आता है इसकी बराबर गुहा अभिलेख में, जो आजीविकों से संबंधित है। बराबर गुहालेख। गुहालेख मतलब होता है पहाड़ों की गुहाओं को काट कर बनाए गए लेख या स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये अशोक के नाम हुए। कितने नामों की चर्चा हो गई? एक, पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये अशोक के नाम हैं बच्चों, जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पाए गए हैं। एक बार यूपीएससी ने इसको सुमेलित करने के लिए दिया था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको बताना जरूरी समझा, अन्यथा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे एक अभिलेख आपका आता है जिसको आर्थिक अभिलेख कहा जाता है, रुम्नदेयी अभिलेख, जो महात्मा बुद्ध के जन्मस्थल पर यानी लुम्बिनी में पाया गया है। उस अभिलेख में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, मैंने उसकी चर्चा नहीं किया, छोड़ दिया था। तो उसमें अशोक का नाम आता है देवानाम प्रियदर्शी राजा। देवानाम प्रियदर्शी राजा ये सबसे बड़ा नाम है, जो कहां पर मिलता है? रुम्नदेयी अभिलेख। रुम्नदेयी अभिलेख, ये अभिलेख लुम्बिनी में है। इसी अभिलेख में अशोक ने करों की दर क्या किया था? कम कर दिया था। तो ये देखिए बच्चों, आपके अशोक के नामकरण की चर्चा हमने कर दिया। अब हम चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेखों की। ठीक है, अशोक के माता पिता का नाम आप जान ही रहे हैं। ये सारी चर्चा तब होगी जब हम अशोक को पढ़ाएंगे, अशोक का राजनीतिक इतिहास जब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे अशोक के अभिलेखों की, और एकदम बहुत ही आनंद से, बहुत ही मजेदारी से समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। देखिए बच्चों, पहली बात, अशोक के जो अभिलेख हैं ये किस पर बने हुए हैं? ये प्रस्तर पर बने हैं। किस पर बने हैं? ये प्रस्तर पर बने हैं। ठीक, और ये प्रस्तर जो है आपका लाल बलुआ पत्थर है, और ये लाल बलुआ जो पत्थर है ये आपको मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है, ये लाल बलुआ पत्थर। और इस पत्थर से बने होने और अलग अलग स्थानों पर इसका लगाया जाना अपने आप में ये दर्शाता है कि परिवहन का बहुत बेहतर, यानी परिवहन का डेवलपमेंट बहुत अच्छी कंडीशन में रहा होगा। सामान्यतः माना जाता है कि हाथियों के उपयोग से इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया, क्योंकि
इसकी जो बनावट है वो बहुत ही वजनीदार है। ये जो लंबाई है ये सामान्यतः जो है 35 फुट से 55 फुट के बीच है। इसका जो वजन है, वजन बच्चों इसका लगभग 50 से 55 टन है। अब आप सोचिए कि इतने बड़े वजनदार प्रस्तर को और इतने लंबे प्रस्तर को किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया गया होगा। इसकी कल्पना करने से ही बहुत आश्चर्य प्रतीत होता है कि कौन सा परिवहन संसाधन रहा होगा कि इसे वहां तक पहुंचाया गया, या अलग अलग स्थानों पर अशोक ने क्या किया, इसको लगवाया। तो यहां पर हम देखिए, कहा जाता है कि अशोक के अभिलेखों की बनावट पर ईरानी प्रभाव का आरोप लगाया गया है। यानी ये कहा गया है कि ये अशोक के अभिलेख जो है इनकी बनावट ईरानी प्रभाव से प्रभावित है, क्योंकि कमल की बनावट, इसके ऊपरी भाग का बनावट, इसका एकास्मक होना, ये सब बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये सारी चर्चा हम आर्ट एंड कल्चर में करेंगे और वहां पर हम आपको बताएंगे कि इस स्तंभ का आकार क्या है, ये एकास्मक कैसे बनाया गया है, नीचे इसका धरातल पृष्ठ कैसा होता था, इसमें रंगों का उपयोग कैसे है, कमल की बनावट किस तरह से है, इस कमल का प्रतीक क्या है, इसकी मान्यता क्या है, ये सारी बातें आर्ट एंड कल्चर में होंगी। यहाँ हमने इसको इस तरह से इसलिए बताया क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ ये सोचिए कि इतने वजनदार और इतने लंबाई में बड़े अभिलेखों को किस तरह अशोक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया होगा, जो लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। तो चलिए अशोक के अभिलेखों को देखते हैं। थोड़ा सा पहले हम फैक्चुअल जानकारी कर लेते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में कि अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा, किसने पढ़ा। फिर हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें आप ये जानेंगे कि अशोक के अभिलेखों में दीर्घ शिलालेख क्या है, लघु शिलालेख क्या है, स्तंभ लेख क्या है, और आपके जो है लघु स्तंभ लेख यानी लघु स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख और गुहा लेख, ये सब क्या है उसका एक चार्ट बनाकर हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, अपनी संख्या आप और बढ़ाने की कोशिश करिए, कम से कम मैक्सिमम 100 ले जाइए। अभी आपकी संख्या कम है, ठीक है। चलिए अब देखने की कोशिश करिए अशोक के अभिलेखों के बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। तो इसे खोजा किसने, सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने। ठीक, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा। तो सबसे पहले इसे खोजा किसने, टिफेंथलर ने। किसने खोजा, टिफेंथलर ने इसे खोजा सबसे पहले। कब खोजा बच्चों, 1750 में खोजा। किसे खोजा यानी किस अभिलेख को खोजा था, तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा था। सबसे पहले किस अभिलेख को खोजा, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, जो 6 स्तंभ लेख हैं, एक है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसी को सबसे पहले टिफेंथलर ने खोजा। अब देखिए कहा जाता है कि जेम्स प्रिंसेस, बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों, जेम्स प्रिंसेस पहला पर्सन था, पहला व्यक्ति था जिसने अपने प्रयासों से 1837 में उसने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। तो किस अभिलेख को पढ़ा था, किस अभिलेख को पढ़ा, तो दिल्ली मेरठ हो गया। दूसरा है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, पढ़ा किसको, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। सबसे पहले किसको पढ़ा, दिल्ली टोपरा स्तंभ। अज्ञान आपसे पूछा जाए कि किस अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा गया था, तो वो दिल्ली टोपरा है, और ये दोनों स्तंभ लेख हैं। और सुनिए कहा जाता है इसको पढ़ने का सबसे पहला प्रयास यफष्टी द्वारा किया गया। यफष्टी ने अपने काल के ब्राह्मणों से इसे पढ़ने का प्रयास करवाया था, लेकिन वो सफल नहीं रहा। यफष्टी माने फिरोज शाह तुगलक। और आप जानते हैं कि इन दोनों स्तंभ लेखों को यफष्टी ही ले गया कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में स्थानांतरित करने वाला फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने इन दोनों अभिलेखों को स्थानांतरित। अब देखिए दोनों का इंपॉर्टेंस अलग है बच्चों, दोनों का इंपॉर्टेंस अलग है। खोजा जाने वाला पहला अभिलेख कौन सा है, दिल्ली मेरठ। पढ़ा जाने वाला पहला कौन है, दिल्ली टोपरा। ठीक है, दिल्ली टोपरा पढ़ा जाने वाला पहला अभिलेख है। अब देखिए कहते हैं कि जब जेम्स प्रिंसेस ने दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा
तो इसमें जो नाम आया था प्रियदर्शी, इसमें जो प्रियदर्शी नाम आया, राजा प्रियदर्शी जो नाम आया, इस नाम का संबंध इसने किससे जोड़ा? इसने श्रीलंका के राजा तिष्य से इसका संबंध जोड़ा। इसने कहा कि इसमें जो प्रियदर्शी नाम है वो किसका है? श्रीलंका के राजा तिष्य का। यानी कहने का मतलब है कि जेम्स प्रिंसेस ने अशोक का नाम, माने अशोक के अभिलेखों को इसने पढ़ा तो, लेकिन वो इसने ये नहीं बता पाया कि ये जो प्रियदर्शी नाम इस अभिलेख में आया है ये राजा अशोक का नहीं। इसने कहा ये राजा कौन है? तिष्य है, जो कहाँ का राजा? लंका का। यानी कहने का मतलब है, इनका ये कहना था कि इस अभिलेख को किसने लगवाया है? श्रीलंका के राजा तिष्य ने लगवाया। लेकिन कहा जाता है कि टर्नर महोदय ने, टर्नर दूसरे पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, कहा जाता है कि टर्नर महोदय पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रियदर्शी नाम का संबंध किससे जोड़ा? अशोक से। तो टर्नर ने यह बताया कि ये प्रियदर्शी राजा कौन है? ये अशोक है। इससे पहले इनका संबंध किससे जोड़ा गया था? श्रीलंका के राजा तिष्य से जोड़ा गया था। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, कहते हैं कि जब ये पता चल गया कि भाई अशोक के अभिलेखों, माने राजा प्रियदर्शी कौन है, टर्नर महोदय ने ये बता दिया कि ये कौन है? प्रियदर्शी है। अब देखिए दूसरी बात, इनके अभिलेखों का लेखक कौन है? इनके अशोक के अभिलेखों का लेखक कौन था? चापड़। अशोक के अभिलेखों का लेखक कौन है? चापड़। अभिलेखों की संख्या आप जान ही रहे हैं, लगभग 40 है। ठीक। दूसरी, कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है इसमें? लिपि है 4। कौन कौन लिपि है? ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, अरमेइक लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि। ये 4 लिपियों का प्रयोग हमें दिखाई देता है। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में कुल कितने लिपियों का उपयोग है? 4 लिपियों का उपयोग दिखाई देता है। लेकिन इसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि किन अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का उपयोग होता, आप कहेंगे शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। यानी ये लिपि जो है किन 2 अभिलेखों में है? शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा। और ये दोनों अभिलेख कहाँ हैं? ये दीर्घ शिलालेख हैं दोनों कहाँ हैं? पाकिस्तान में। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में खरोष्टी का है। और अगर अरमेइक की बात करें तो अरमेइक आपका है लंघनाज और तक्षशिला। अरमेइक जो है, ये देखिए अरमेइक, तक्षशिला और लंघनाज, ये 2 अभिलेख हैं जिनमें कौन सी लिपि उपयोग में आई है? अरमेइक। अब देखिए, कहते हैं खरोष्टी और यूनानी, ये 2 लिपियां एक साथ किसमें आती हैं? सरेकुना अभिलेख में। किसमें आई? सरेकुना अभिलेख में। सरेकुना अभिलेख को हम कंधार अभिलेख भी कहते हैं। इसे हम द्विलिपिक अभिलेख कहते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? द्विलिपिक अभिलेख, यानी 2 लिपियों वाला अभिलेख। देखिए खरोष्टी का उपयोग हो रहा है, यूनानी का। अच्छा, सबसे बड़ी बात आपको जो बताना है वो देखिए, इसमें से जितने भी अभिलेख आपने देखे, आप गौर करिए, चाहे शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा हो, चाहे लंघनाज और तक्षशिला हो, चाहे आपका सरेकुना हो, ये सारे के सारे अभिलेख कहीं न कहीं भारत के इन क्षेत्रों में हैं। ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। और आप बखूबी जानते हैं कि ये क्षेत्र जो है मौर्य वंश से पहले यूनानी प्रभाव में था। भाई सेल्यूकस इस पर राज कर रहा था क्योंकि सिकंदर जीत कर गया था। और यूनानी प्रभाव होने के कारण यहाँ पर कहीं न कहीं यूनानी सभ्यता का विस्तार हो चुका था, यहाँ की भाषा और संस्कृति बदल चुकी थी। तो अशोक, भाई चंद्रगुप्त जो अशोक के दादा थे, उन्होंने इस भूभाग को पुनः मौर्यों के अधीन किया।
लेकिन अभी यहाँ से यूनानी प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ की जनता को बेहतर समझ में आए, इसलिए यहाँ के अभिलेखों को यहाँ की लिपि और भाषा में अशोक ने क्या किया, माने छपवाया। ठीक इसीलिए आप देखेंगे उत्तर पश्चिम भूभाग में जो अभिलेख हमें दिखाई देंगे वो आर्माइक, यूनानी और कहीं न कहीं खरोष्टी लिपि में पाए गए हैं। तो उसका कारण है क्योंकि वह भूभाग जो है कहीं न कहीं आपके मौर्यों के अधीन था, सॉरी यूनानियों के अधीन था, इसलिए यहाँ के इस माने यहाँ के अभिलेख जो है हमें अन्य लिपियों में दिखाई देते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों का अब हम आपको एक चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कि अशोक के अभिलेखों में दीर्घ शिलालेख क्या है, लघु शिलालेख क्या है, इनका एक चार्ट आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख देखिए, इसमें पहले हम रखेंगे, अगर निर्माण की दृष्टि से कहा जाए तो सबसे पहले अशोक के लघु शिलालेख निर्मित हुए थे, लेकिन यहाँ पहले हम दीर्घ शिलालेख को रखेंगे। दीर्घ शिलालेख, सॉरी इसको इस तरह से डिवाइड करिए, पहले मुख्यतः 3 भागों में बांट लीजिए, शिलालेख, शिलालेख, फिर इसको 2 भागों में बांटिए, दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख और लघु शिलालेख। लघु शिलालेख, ठीक। फिर इसके बाद स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, इसे 2 चार्ट आप निकाल सकते हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। और फिर है आपकी गुहा लेख। गुहा लेख, देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। गुहा लेख बच्चों जो है वो आजीवक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि अशोक ने बिहार के नागार्जुनी और बराबर पहाड़ी को काटकर आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए 3 गुहाओं का निर्माण किया था। उसमें सुदामा गुहा, कर्ण चौपड़ गुहा और विश्व झोपड़ी गुहा, 3। कहा जाता है इनके जनरेशन में एक आएगा दशरथ, वो भी गुहाओं का निर्माण करेगा आजीवक संप्रदाय के लिए। लेकिन यहाँ अशोक ने 3 गुहाओं का निर्माण 2 पहाड़ियों नागार्जुनी और बराबर पहाड़ियों को काटकर सुदामा गुहा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी, 3 गुहा, सुदामा, सुदामा गुहा, कर्ण चौपड़, कर्ण चौपड़ और विश्व झोपड़ी, ऊपर लिख लेते हैं विश्व झोपड़ी गुहा। ये 3 गुहाएं हैं। गुहाएं मतलब होता है पहाड़ को काटकर उसके अंदर जब आप कोई प्राकृतिक निर्माण करते हैं, नेचुरल नहीं, प्राकृतिक निर्माण जब आप करते हैं तो उसे गुहा लेख कहा जाता है। ठीक, ये पहाड़ों के अंदर, तो सुदामा गुहा, कर्ण चौपड़ गुहा और विश्व झोपड़ी गुहा, ये 3 गुहाओं का निर्माण अशोक ने किया था। अब देखिए हमें एक एक चीज को समझना है। ठीक है, अगर सबसे पहले हम समझेंगे किसको, दीर्घ शिलालेख को, ठीक, या जैसा आप समझिए लघु शिलालेख। सबसे पहले अगर कहा जाए सबसे पहले अशोक ने किसका निर्माण किया, नंबर 1 उसने लघु शिलालेख। ये अशोक की राजाज्ञाओं से संबंधित है। अशोक अपने राजाज्ञा यानी राज्य से संबंधित आज्ञाओं का अंकन इसमें करवाता है। ठीक, सबसे अंतिम जो उसने निर्माण किया था 7वें स्तंभ लेख का किया था, जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में है।
क्योंकि वहीं पर 7 स्तंभ लेख हैं, बाकी सब में क्या है 6 हैं। तो अभी वहाँ आपका कन्फ्यूजन हम दूर करते हैं कि क्या कन्फ्यूजन, क्या डाउट है वहाँ पर, उसको भी हम दूर करेंगे अभी। अब देखिए, अब एक चार्ट, एक ग्राफ के माध्यम से हम इसको आपको समझाते हैं कि दीर्घ शिलालेखों को कोशिश करते हैं समझाने की। चलिए अब एक मैप बनाइए। कहा जाता है दीर्घ शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। इनकी संख्या कितनी है? 14। देखिए, दीर्घ शिलालेख, अशोक के दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 14। अब ये 14 है क्या, यानी 14 दीर्घ शिलालेख मतलब होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है? भाई ये 14 स्थानों पर लगाए गए हैं कि 14 क्या है, तो इस बात को समझिए। देखिए, कहा जाता है कि अशोक ने अपनी जनता या प्रशासनिक अधिकारियों को के लिए उसने इस तरह से एक पत्थर लिया। कहा जाता है कि सपोज करिए ये एक पत्थर है और अशोक ने इस पे अपनी 14 बातें अंकित करवाया है। देखिए, पहली पंक्ति, यानी पहली पंक्ति हो गई, किसे कहेंगे? प्रथम दीर्घ शिलालेख। दूसरा आदेश, इसे कहेंगे द्वितीय दीर्घ शिलालेख। तीसरा आदेश, इसे कहेंगे तृतीय दीर्घ शिलालेख। चौथा, इसे चतुर्थ दीर्घ शिलालेख। और इस तरह से, यानी कहने का मतलब है इस तरह अशोक जो है अपने 14 आदेशों को या अपनी 14 बातों को अपने जनता और अपने अधिकारियों के लिए एक ही पत्थर पर उसने जो 14 बातें यानी 14 जो आज्ञाएं उसने अंकित करवाई हैं, उसी को 14 दीर्घ शिलालेख कहा जाता है। इसी को आप क्या कहते हैं? 14 दीर्घ शिलालेख। अब देखिए, इसी तरह के 8 पत्थरों पर ये 14 बातें अंकित की गई हैं। 8 पत्थरों पर ये 14 बातें अंकित की गई हैं। बात समझ रहे हैं? ये देखिए, ये 8 पत्थर हैं बच्चों, ये 8 पत्थर इसी तरह बनाए गए हैं। ठीक, इसमें मान लीजिए हम 2 कर लेते हैं। ये 8 पत्थर हैं और इन 8 पत्थरों पर इसी तरह 14 बातें अंकित की गई हैं, जिनको हम 14 दीर्घ शिलालेख कहते हैं। और ये 8 पत्थर 8 स्थानों पर लगे हुए हैं। जैसे पहला आपका है शहबाजगढ़ी हो गया। दूसरा आपका जो है मानसेहरा हो गया। तीसरा आपका गिरनार हो गया, जो गुजरात में है, गिरनार। चौथा देहरादून कालशी और धौली हो गया, उड़ीसा में धौली। फिर आपका जौगढ़ हो गया। फिर आपका दक्षिण में जाएं तो आपका एर्रागुड़ी हो गया, एर्रागुड़ी। और आपका ये हो गया सोपारा। ये 8 स्थानों पर लगे हैं। ठीक, शहबाजगढ़ी मानसेहरा ये दोनों आपके पाकिस्तान में हैं, गिरनार गुजरात में, कालशी देहरादून, धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा, एर्रागुड़ी आंध्र प्रदेश और सोपारा महाराष्ट्र। ये 8 स्थानों पर लगे हुए हैं और उन पे ये 14 बातें हैं। लेकिन 2 स्थानों पर अंतर है, वो अंतर धौली और जौगढ़ में है। तो कैसे? अब इसको मैप के माध्यम से देखिए। अब इसको आप लोग मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए, तो आप भारत का एक मैप बना लीजिए। भारत का एक मैप बनाइए। अभी हम सिर्फ आपको देखिए, ये भारत का मैप है।
और ये आपका रहा पाकिस्तान। अब इसको मैपिंग के माध्यम से थोड़ा दिखाइए। 14 दीर्घ शिलालेख अशोक के कहाँ कहाँ पाए गए हैं? 14 दीर्घ शिलालेख, 14 दीर्घ शिलालेख अशोक के कहाँ कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, अब देखिए कहते हैं कि जो शहबाज गढ़ी है वो आपके पेशावर में है। कहाँ पर है? पेशावर। तो पेशावर में आप ले लीजिए, पहला है शहबाज गढ़ी, ये पाकिस्तान में है शहबाज गढ़ी। और पाकिस्तान के किस प्रांत में? पेशावर। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? पेशावर। सभी लोग मैप बना लीजिए। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? पेशावर में है। अगर ये कहा जाए, आपसे कहा जाए इसे खोजा किसने था, तो इसको खोजा था कर्नल टाड ने। किसने खोजा इसको? कर्नल टाड। आप जानते हैं बच्चों, ये वही कर्नल टाड हैं जिन्होंने राजपूतों पर बहुत अध्ययन किया है। भारत में राजपूत इतिहास जो है, उस राजपूत इतिहास पर अगर सबसे अधिक किसी का रिसर्च है तो वो कर्नल टाड का है। सबसे ज़्यादा रिसर्च किसका है? कर्नल टाड का। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका देखिए पेशावर। पेशावर सॉरी मनसेहरा। मनसेहरा जो है वो आपके हजारा जिले में है। दूसरा आपका है मनसेहरा। मनसेहरा ये आपके पाकिस्तान के हजारा जिले में है। पाकिस्तान के किस जिले में है? हजारा जिले में। इसको नोट करते चलिए आप लोग। और अगर यहां पर पूछा जाए कि इसकी खोज किसने किया, तो आप कहेंगे मनसेहरा की खोज कनिंघम महोदय ने किया था। ये वही कनिंघम महोदय हैं बच्चों जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी यानी भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं कनिंघम महोदय। तो ये दो हो गए। इसके बाद जो है आपका आता है कौन? शहबाजगढ़ी हो गया, मनसेहरा हो गया, गिरनार। गिरनार की बात करें तो गिरनार एकदम क्रम से चलिए। गिरनार आपका पड़ेगा कहाँ? गुजरात के जूनागढ़ में। गिरनार ये गुजरात के जूनागढ़ प्रांत में पड़ता है गिरनार। इसको आप जूनागढ़ में ले लीजिए। जूनागढ़ ये गुजरात में पड़ेगा। इसकी खोज किसने किया? कर्नल टाड ने किया। इसको किसने खोजा? कर्नल टाड ने खोजा। ठीक है, इसके बाद कर्नल टाड के बाद अब एकदम क्रम से आइए। ऐसे याद भी होना चाहिए, एकदम सीक्वेंस में चलिए ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार। अब नीचे आओगे तो क्या पड़ेगा? सोपारा। नीचे आएंगे तो क्या पड़ेगा? सोपारा। सोपारा है ये आपके थाने जनपद में। सोपारा ये महाराष्ट्र में पड़ता है। सोपारा पड़ेगा थाना महाजनपद में। इसके खोजकर्ता का नाम बच्चों अभी याद नहीं है, याद आ जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, इसका मैंने अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है कि थाना सोपारा को किसने यहाँ पर खोजा था इसको, तो अभी रिमाइंड नहीं हो रहा है, याद हो जाएगा तो आपको बता देंगे। ठीक, अब आते हैं दक्षिण में। आप आ जाइए तो दक्षिण में आप आएंगे तो एर्रागुड़ी। एर्रागुड़ी है जो आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो यहाँ पर लीजिए इसको एर्रागुड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहा जाता है इसको अणुघोष ने, अभिघोष नाम है उनका जिन्होंने इसको खोजा था। ठीक है, एर्रागुड़ी ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और किस जिले में? कुर्नूल जिले में। कुर्नूल जिले में पड़ता है। ठीक है, ये कुर्नूल जिले में पड़ता है। अब ऊपर अगर आप बढ़ेंगे तो देखिए उड़ीसा आता है। उड़ीसा में धौली है। धौली, तो धौली जो है ये उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ता है। पुरी जिले में पड़ेगा। और दूसरा जौगढ़, ये दोनों उड़ीसा में है। सॉरी, धौली और जौगढ़, हाँ धौली और जौगढ़ ये दोनों उड़ीसा में पड़ते हैं। और जौगढ़ का भी प्रांत अभी नहीं याद आ रहा है। इसके बाद आप आइए तो देहरादून। देहरादून ये आपका पड़ता है कालशी, सॉरी कालशी अभिलेख है, देहरादून स्थान है, माफ करिएगा। देहरादून उत्तराखंड में स्थान है और कालशी दीर्घ शिलालेख है। कालशी ये कहाँ पे है? ये देहरादून में है।
ठीक है, ये हुआ। तो काल ये कितने हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो आपका कालसी का अभिलेख है, कालसी अभिलेख, ये आपके फॉरेस्ट महोदय ने इसको खोजा था, कालसी को। ठीक है, और कालसी इंपॉर्टेंट भी है, इसके खोजकर्ता कौन थे? फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें से हर जितने माने 8वें स्थान पर 8 पत्थर लगाए गए हैं। 8वें स्थान पर क्या है? 8 पत्थर लगाए गए हैं, और इनमें थोड़े चेंज हैं। पहला चेंज मैं आपको बताता हूं। सामान्यतः सभी अभिलेख जो है अशोक के, वो बाएं से दाएं लिखे गए हैं। बाएं से दाएं, बायां ये हाथ है, यानी इधर से इधर गए हैं। ठीक, बाएं से दाएं। लेकिन एर्रागुड़ी जो है ये एकमात्र है जो दाएं से बाएं, यानी इधर से इधर गया है। यानी एर्रागुड़ी जो है ये दाएं से बाएं लिखा गया है, दाएं से बाएं लिखा गया है। ठीक, दूसरा कहते हैं धौली और जौगढ़, ये जो दो हैं धौली और जौगढ़, इन दोनों में क्या है? इन दोनों में 11वां दीर्घ शिलालेख, 12वां और 13वां, ये 3 हटाकर इनके स्थान पर प्रथम कलिंग पृथक शिलालेख, प्रथम कलिंग पृथक शिलालेख, कलिंग पृथक शिलालेख, प्रथम कलिंग पृथक शिलालेख और द्वितीय कलिंग पृथक शिलालेख, द्वितीय कलिंग पृथक शिलालेख। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, यानी यहां पर धौली और जौगढ़ का जो दीर्घ शिलालेख है उसमें से 11वीं 12वीं और 13वीं पंक्ति जो है हटा दी गई है। और उसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि चूंकि यहाँ पर अशोक जो है क्या किया था? कलिंग पर हमला किया था, और कलिंग युद्ध के बाद ही उसका भेरी घोष वो धम्म घोष में परिवर्तित हुआ था। तो ये सबसे मेजर पॉइंट है। यहाँ की जनता पर मलहम लगाना चाहता था, उनके दुख दर्द को कम करना चाहता था, जिसकी वजह से कहीं न कहीं 11वां 12वां और 13वीं पंक्ति यहाँ से हटा दी गई है, और उसके स्थान पर स्पेशलाइजेशन के तौर पर 2 अलग से पंक्तियाँ जोड़ी गई हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे अभिलेख का राजनैतिक उद्देश्य बताया है, तो किस तरह से राजनीतिक उद्देश्य रहा है उसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। फिलहाल आप अभी मैपिंग के माध्यम से 8 को नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर जो 14 दीर्घ शिलालेख हैं उनमें कौन माने किस में क्या बातें, खासतौर से इंपॉर्टेंट बातें ही की जाएंगी, क्योंकि सारी बातें याद नहीं होती हैं। तो मेन जो बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं उसकी बात हम करेंगे कि क्या जरूरी है, यानी 14 दीर्घ शिलालेख जो हैं उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए तो ये नोट कर लीजिए। ठीक, अच्छा एक चीज़ अगर आप कहें तो हम लघु शिलालेख की मैपिंग भी कर दें, उसको भी आप लोग मैपिंग के माध्यम से नोट कर लीजिए। फिर हम जो है इसकी चर्चा करते हैं दीर्घ शिलालेख की। ठीक, ये हो गया आपके दीर्घ शिलालेख 14, समझ गए होंगे। अभी हम इनकी चर्चा करते हैं। देखिए लघु शिलालेखों को भी मैपिंग के माध्यम से बना लीजिए। लघु शिलालेख, सबसे पहले अशोक इन्हीं का निर्माण करता है। लघु शिलालेख, तो इस तरह भारत का एक मैप बनाइए। देखिए ये आपका मैप है, और आप इससे जो है हाँ लघु शिलालेख। ठीक, तो चलिए लघु शिलालेख की एक मैपिंग कर लेते हैं, और इसको भी आप लोग याद करने की कोशिश करिएगा लघु शिलालेखों को।
ठीक, कि कौन सा कहाँ पाया गया है। तो चलिए पहले यूपी से शुरू करते हैं, क्योंकि सामान्यतः जो है यूपी के दक्षिण ही सब पाए गए हैं। ठीक, तो यूपी के मिर्जापुर जिले में अहरौरा लघु शिलालेख है। अहरौरा लघु शिलालेख ये कहाँ पड़ेगा? मिर्जापुर यूपी। देखिए थोड़ा सा आप एकदम एग्जैक्टली मत देखिएगा, थोड़ा सा आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अहरौरा कहाँ है? ये मिर्जापुर पड़ेगा। इसको अहरौरा लघु शिलालेख आप लिखिए, अहरौरा लघु शिलालेख। ठीक, फिर एमपी में आएंगे तो हम देखिए एक एक नाम लिख दे रहे हैं, बाकी आगे आप जोड़ लीजिएगा। जैसे हमने लिखा दतिया, तो दतिया लिखा तो दतिया लघु शिलालेख आप लिखिएगा। ठीक है, आप लिखेंगे दतिया लघु शिलालेख। ठीक, ये आप सॉरी उल्टा हो रहा है, दतिया जिले का नाम है। दतिया में जो लघु शिलालेख है वो है गुजर्रा दीर्घ लघु शिलालेख है। और दतिया क्या है? बिहार माने एमपी का एक जिला है जहां पर ये पाया गया है। ठीक, इसके बाद एमपी में एक और है रूपनाथ लघु शिलालेख। तो रूपनाथ लघु शिलालेख ये जबलपुर में है। रूपनाथ ये कहाँ पे है? जबलपुर। ठीक, इसके बाद ये देखिए ये कर्नाटक का क्षेत्र है। सबसे अधिक जो लघु शिलालेख हैं वो आपके कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कौन कौन से हैं? कर्नाटक में आपका जो है, जैसे एक तो कर्नाटक में आपका सबसे महत्वपूर्ण जो लघु शिलालेख है वो है ब्रह्मगिरी आपका दक्षिण कर्नाटक पड़ता है। ब्रह्मगिरी जो ब्रह्मगिरी है बच्चों, ब्रह्मगिरी जो है ये दक्षिणी पोर्शन में है। इसी के ऊपर आपका जतिंग रामेश्वर है। जतिंग रामेश्वर है। ठीक, ये हो गया दो आपके कर्नाटक में हो गए। और कहते हैं कि यहीं पर आपका सबसे महत्वपूर्ण लघु शिलालेख है मास्की। ये भी कर्नाटक में पड़ता है। मास्की लघु शिलालेख ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद राजस्थान में आएंगे। इधर राजस्थान में आइए तो राजस्थान में आपका है भाब्रू बैराट लघु शिलालेख। ये आपके जयपुर में पड़ता है। ये कहाँ पड़ेगा? जयपुर में। इसका महत्व तो हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक, एमपी में एक और है जिसका भी नाम हमको याद आया, सारा मारो लघु शिलालेख। ये एमपी में ही है। सारा मारो लघु शिलालेख। सारा मारो ये शहडोल में पड़ता है। सारा मारो ये एमपी के शहडोल जिले में है। एमपी के शहडोल जिले में है सारा मारो। ठीक है, इसके बाद आंध्र प्रदेश में देखें तो आपको दो मिल जाएंगे, एक राजुल मंडगिरी और एर्रागुड़ी। आंध्र प्रदेश ये वाला पोर्शन, यहां पर दो हैं, राजुल मंडगिरी लघु शिलालेख। आप पूरा नाम लिखिएगा। और दूसरा है आपका एर्रागुड़ी दीर्घ शिलालेख भी है और एर्रागुड़ी लघु शिलालेख भी है। ठीक, चूंकि ये स्थान है और वहां पर जो लघु शिलालेख लगाया गया है उसी के आधार पर ये कहा गया है। ठीक है, देखिए एमपी में दो और हमको जहां तक मेमोराइज हुआ, दो और आपके हैं, एक पनगुरिया और दूसरा बुधनी। दो और हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों, पनगुरिया और बुधनी। पनगुरिया लघु शिलालेख और बुधनी लघु शिलालेख। बुधनी लघु शिलालेख और पनगुरिया लघु शिलालेख। पनगुरिया लघु शिलालेख।
ये आपके हो गए शिलालेखों की मैपिंग। ठीक, ये शिलालेख हो गए। इनको और थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए आप। देखिए, ये सारामारो, ये एमपी के शहडोल जिले में है बच्चों। इसके बाद बुधनी जिला, इसका नहीं ध्यान में आ रहा अभी। पनगुरिया लघु शिलालेख, मास्की लघु शिलालेख, ये कर्नाटक है। ये आपका कर्नाटक क्षेत्र है। मास्की लघु शिलालेख है, ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख है, जतिंग रामेश्वर लघु शिलालेख। ठीक, फिर इसके बाद जो है आपका इसके बाद अगर आप देखें तो आपके ये दो, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश। आंध्रा में दो हैं, राजुल मंडगिरी और एर्रागुड़ी लघु शिलालेख। ठीक है, तो इसे आप, ये यूपी का है, मिर्ज़ापुर यूपी। यूपी में अहरौरा लघु शिलालेख है, बाकी सभी एमपी में है। ठीक है, ये भी एमपी का सेक्शन है, इसे बना लीजिए आप लोग जो है। ठीक, तो ये आपके लघु शिलालेखों की मैपिंग हमने कर दिया। अब देखिए, कहते हैं कि जो आपके स्तंभ लेख हैं, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। अभी पहले क्लियर कर लीजिए पूरा कि स्तंभ लेख क्या है, लघु शिलालेख। लघु शिलालेख अभी देख लिया आपने। अब हम देखेंगे स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7। ठीक, लेकिन ये कितने स्थानों पर लगे हैं? 6 स्थानों पर। देखिए, जैसे सपोज करिए अभी हमने बताया ना दीर्घ शिलालेखों के बारे में, उसी तरह ये स्तंभ लेख हैं। जैसे सपोज करो एक ये पत्थर है, इस पे 6 आदेश लिखे गए हैं। 6 आदेश लिखे गए हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्तंभ लेख कहते हैं। और इस तरह से कितने पत्थर बने हैं? 6 पत्थर बने हैं। कितने पत्थर बने हैं? 6 पत्थर बने हैं। एक और बनाइए, 6 बने हैं। ठीक, अब देखिए, कहते हैं मान लीजिए ये दिल्ली टोपरा हो गया, दिल्ली टोपरा। ये हो गया आपका दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ। ये मान लीजिए प्रयाग स्तंभ लेख हो गया, प्रयाग स्तंभ लेख। लौरिया अरराज स्तंभ लेख, लौरिया अरराज। लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख। ये 6 स्थानों पर लगे हैं। ठीक, यानी एक रामपुरवा में लगा है पत्थर, एक पत्थर लौरिया नंदगढ़ बिहार में, एक लौरिया अरराज बिहार। ये तीनों एक ही जिले में पड़ते हैं, चंपारण में। और एक मान लीजिए इलाहाबाद के प्रयाग में लगा हुआ है, एक दिल्ली मेरठ में है, एक दिल्ली टोपरा में है। ये 6 स्थानों पर ये पत्थर क्या किए गए हैं? गाड़े गए हैं। 6 स्थानों पर ये पत्थर गाड़े गए हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 कैसे है? देखिए, हर जगह 6 बातें हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, हर स्थान पर 6 आदेश लिखे गए हैं स्तंभों पर। लेकिन एक है, वो है दिल्ली टोपरा, जहां पर 7 बातें की गई हैं, 7 आदेश हैं। यहां पर 7 बातें अंकित की गई हैं। एक मात्र अभिलेख है जिसमें 7 स्तंभ लेख हैं। ये पहला स्तंभ लेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा स्तंभ लेख, चौथा स्तंभ लेख, 5वां और 6वां। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां। ठीक, बाकी हर पत्थर पर, यानी सभी पत्थरों पर केवल 6 ही बातें हैं। और इनको 6 स्थानों पर क्या किया गया है? गाड़ा गया है। यानी 6 बातें हैं सब पर और 6 स्थानों पर ये लगाए गए हैं। लेकिन मात्र एक पत्थर है जिस पर 7 बातें लिखी गई हैं। इसीलिए स्तंभ लेखों की संख्या कितनी मानी जाती है? 7। तो इसको भी मैपिंग के माध्यम से आप देख लीजिए, मैप बना लीजिए सबका। अब यहां पर आप इसको लिख सकते हैं स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख कहां कहां पर है?
देखिए, तो पहला जो स्तंभ लेख है आप एक तो यूपी प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, ये हो गया यूपी में। इसके बाद दो दिल्ली में है, यहाँ पर दो दिल्ली में है, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, जिसे फिरोज शाह तुगलक ले गया था, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ये दोनों दिल्ली में है। इसके बाद कितनी हो गए? 3। फिर ये बिहार देखिए, बिहार में एक जिला है चंपारण, बिहार के चंपारण जिले में 3 हैं, बिहार के चंपारण जिले में 3 हैं। एक रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख। दूसरा आपका लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, लौरिया नंदगढ़, और लौरिया अरराज स्तंभ लेख, लौरिया अरराज स्तंभ लेख। ठीक, ये आपके स्तंभ लेख हो गए। तो आज हमने आज की क्लास में आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया है कि स्तंभ लेख क्या होते हैं, लघु शिलालेख क्या है, दीर्घ शिलालेख क्या है, गुहा लेख क्या है। ठीक, तो ये सारी कंफ्यूजन आपकी डाउट हो गई है। अब कल की क्लास जो होगी एंशिएंट हिस्ट्री की, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि कल आप अशोक की रिलेवेंसी पढ़ेंगे। यानी मॉडर्न हिस्ट्री में, मॉडर्न समय में, यानी इस समय आधुनिक समय में अशोक की क्या रिलेवेंसी है, उसकी धम्मनीति क्या थी, धम्मनीति का मतलब क्या था, और धम्मनीति का निर्माण उसने क्यों किया। कल मेन चीज़ हमारी वो होगी कि हम धम्म नीति की चर्चा करेंगे, लेकिन साथ साथ हम दीर्घ शिलालेख की मोटी मोटी चर्चा करेंगे, मेन बातों की चर्चा करेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी हम देखेंगे कि कौन कौन से अभिलेखों में किन किन बातों की चर्चा की गई है। ठीक है, या अशोक पर ही पूरी तरह से डिपेंड रहेगी कल की क्लास। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है कल की बच्चों। और आपको एक चीज़ हम मैसेज करना चाहते हैं कि हमारी प्लस पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। यूपीएससी सीएससी पर जाकर आप प्लस कोर्स पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर हमें सर्च कर सकते हैं, इनरोल्ड हो सकते हैं। ठीक, बाकी कोर्सेज वहाँ पर आपको पता चल जाएंगे। हमें जब भी आप ज्वाइन करेंगे हमारे थ्रू जो है, अगर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अगर आपको लगता है कि हमको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। बाकी देखिए, अभी यहाँ यूट्यूब पे जो भी क्लासें आपकी लगाई गई थी वो बेसिकली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, क्योंकि जब तक आप प्लस कोर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे बच्चों, वहाँ पर हम आपको आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, आपसे पर्सनली हम कैसे जुड़ पाएंगे, आपसे हम पर्सनली बात कर सकेंगे, आपके आंसर राइटिंग को देख सकेंगे, क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे आप लिखते हो, क्या कमियां हैं उसमें, मेंस को कैसे टैकल किया जाता है, मेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, समझ रहे हैं, आपका मने किन किन सेक्शन पे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर आपको देना, पीडीएफ देना, आपका टेस्ट लेना, आपके कन्फ्यूजन डाउट्स को दूर करना, ये सारी चीज़ें हम वहीं पर कर पाएंगे, वहीं पर ये सुविधा मिल पाएगी आपको। तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर हमारा एक जो है रेफरल कोड हमको दिया गया है, उस रेफरल कोड में आप जाएंगे, रेफरल कोड हमारा है SKY लाइव, SKY लाइव ये हमारा रेफरल कोड है। आप जब इसके थ्रू अगर आप वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक, तो हमारे कोड के थ्रू आप जाएंगे तो आपको 10% रिबेट मिल जाएगी, यानी छूट मिल जाएगी। ठीक है, 10% की आपको छूट मिल जाएगी अगर हमारी तरफ से आप जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे, वहाँ पर हमें सर्च कर सकते हैं आप जो है, तो वहाँ पर आपको अच्छे एजुकेटर भी और भी बहुत सारे एजुकेटर आपको अवेलेबल मिलेंगे।
वहाँ पर हमारा जो कोर्स होगा, अभी आर्ट एंड कल्चर का कोर्स स्टार्ट है और जून फर्स्ट वीक तक और भी कोर्सेज हमारे वहाँ पे स्टार्ट होंगे, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो आपके जीएस मेंस हो। तो इस तरह से इकोनॉमी का सेक्शन है या हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन है, ये सारे सेक्शन हमको जून फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट है, अभी से अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ छूट आपको मिल जाएगी और ऑफर भी चल रहा है, तो आप वहाँ पे जाके सर्च करके इनरोल्ड होके सारे प्लान को आप डिटेल से देख सकते हैं बच्चों। और मुझे उम्मीद है आप बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।